वर्तमान समय में पूरा विश्व जिस महामारी के दौर से गुजर रहा है उसमें सारी मानवीय गतिविधियां शिथिल पड़ती जा रही हैं। आर्थिक समस्या है, व्यावसायिक समस्या है, यातायात की समस्या है, सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के मूल में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे शिक्षा पे है। महाविद्यालय बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, विद्यार्थियों को शिक्षा दी कैसे जाए। आप सारे लोग जान रहे हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जीव बने, जलचर हुए, थलचर हुए, नभचर हुए, धीरे धीरे उनका विकास होता रहा। परिणाम ये हुआ कि पहले लोग भोजन की जरूरतें पूरी करते थे, भोजन की जरूरतें पूरी करने के बाद फिर लोग धीरे धीरे अपने आवास और वस्त्र की व्यवस्था करने के लगे और उनका धीरे धीरे समाज विकसित होने लगा। आपस में वैचारिक आदान प्रदान होने लगा, फिर वहां से सोच विकसित होने लगी, कल्पनाओं के आधार पर सोच विकसित होती गई। कालांतर में आप ये मान के चले पुस्तकों की रचना शुरू हो गई। वो पहले आप तो जान ही रहे हैं कि पहले पत्रों पे लिखा जाता था। हमारे यहाँ पहले जो ग्रंथ वगैरह बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते थे, कहाँ कागज थे, कहाँ स्याही थी, तो लोग भोजपत्र वगैरह पे लिखते थे। धीरे धीरे ये लेखन की प्रक्रिया बढ़ती गई, वैज्ञानिक स्वरूप लेता चला गया और शिक्षा जो आश्रमों में चलती थी, राजघरानों से उठती हुई विद्यालय में चली गई। हम कक्षाओं में शिक्षा देने लगे, हमारे विद्यार्थी क्लास में बैठते थे, हम अपनी बात उनसे कहते थे, हमारी भावनाओं से जहाँ सहमत होते थे वो उनके फेस रीडिंग से अध्यापक समझ जाता था। और फिर हम कोशिश करते थे कि हम उसी भाषा का प्रयोग करें, उसी प्रवाह और उसी स्तर पे जाएं जिससे हमारे विद्यार्थी हमारी बात समझ जाए। क्योंकि भाई साहब, अगर हम क्लास में ऐसी बात नहीं करते हैं जिससे हमारा विद्यार्थी समझे तो फिर हमारे ज्ञान वर्षा से कोई फायदा नहीं होता है। आज आप वर्तमान समय में देखें, जो कोविड-19 से, कोरोना संकट से पूरा विश्व झेल रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे वैज्ञानिकों ने जो एक तकनीकी व्यवस्था का विकास किया है, जो हम अपने संचार माध्यमों के माध्यम से, मीडिया के द्वारा किसी न किसी तरह से वैचारिक आदान प्रदान कर रहे हैं, ये एक संजीवनी साबित हो रही है। ऐसे में हम लोगों का भी एक गहन दायित्व बनता है कि हम कम से कम अपने विद्यार्थियों को अपनी बातें साझा करते रहें। अब वो परिस्थितियों के साथ समायोजन बना के, परिस्थितियां इस लायक नहीं हैं कि हम कक्षाओं में जाके और पठन पाठन प्रारंभ कर सकें। ऐसी स्थिति में यूट्यूब के माध्यम से, लेक्चर दे के, चित्र के माध्यम से किसी तरह हम अपनी बातें पहुंचाते रहें तो विद्यार्थियों का भी हित होता रहेगा और हम लोगों की भी आत्मा संतुष्ट होती होगी कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। मैं भूगोल से जुड़ा हूँ, भूगोल मेरा प्रिय विषय रहा है और भूगोल का ही विद्यार्थी हूँ, अध्यापन भी भूगोल का करता हूँ। अब भूगोल के बारे में कुछ बातें शुरू करने के पहले करते हैं सौर परिवार से। सौर परिवार का मतलब है सूर्य का परिवार। सूर्य के परिवार में कौन कौन है, सूर्य के परिवार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सूर्य परिवार का विस्तार कहाँ से है। यद्यपि एक बहुत बड़ी चीज है, इतने आसानी से या थोड़े समय में इसके बारे में कह पाना कठिन है। मूल बिंदुओं पे केवल चर्चा करते हैं कि हमारे अंतरिक्ष ब्रह्मांड, जिसे शून्य कहा जाता है, आप शून्य देखे ही है, न उसके आदि का पता है न उसके अंत का पता है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है कोई नहीं जान पाता है। ऐसे ही हमारा अंतरिक्ष ब्रह्मांड है। फिर भी मानव मस्तिष्क चाहे कल्पनाओं के आधार पे, अपनी सोच के आधार पे कुछ न कुछ तथ्य तो हमेशा निकाला करता है, उस पर विचार विमर्श होते हैं, शोध होते हैं, नई नई चीजें आती रहती हैं। तो आई बात सौर परिवार की। मोटे तौर पे जो सौर परिवार है उसको हम सौर मंडल भी कहते हैं। अब सौर मंडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मूल रूप से सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह और तारे ये हैं, लेकिन तारों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है तो तारे इनसे एक अलग कोटि में आते हैं। सौर परिवार में केवल ग्रह और उपग्रह शामिल किए जाते हैं। अब सौर परिवार में 9 ग्रह थे, लेकिन जैसा जैसा शोध हो रहा है ना, अभी मैंने आपसे कहा कि मानव मस्तिष्क जैसे जैसे विकास कर रहा है, अब 9 ग्रह थे और 9 ग्रहों में
वर्तमान समय में सन 2006 में जो कुबेर ग्रह था उसको आकार प्रकार से छोटा मानने लगे और उसको उस ग्रह से निकाल दिया और क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिए। तो लिखा पढ़े में नासा ने जिसे मान्यता प्रदान किया है, हमारे 8 ग्रह हैं। अब हम इस पे थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहते हैं। जैसे अब ये तो है हमारा परिक्रमा पथ है, बीच में ये सूरज है, ये हमारे सारे ग्रह हैं जो अपने अपने गति से, अपने समय से आप देखिए सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। बीच में जो सफेद चीजें दे रहे हैं ये आकाश गंगाएं हैं, जहाँ से तारों की उत्पत्ति हुई, यहाँ से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। आगे वाले अध्याय में हम इससे चर्चा करेंगे। ये हमारे 9 ग्रह हैं। अब जिनको 8 ग्रहों की मान्यता मिली है, ये हमारे 8 ग्रह हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी हमेशा देखिए घूमा करती है, इसी पृथ्वी पे हम लोगों का निवास है। ये हमारी मिल्की वे की, यहीं से जो 1964 में ऑटो स्मिथ की एक धूल कण परिकल्पना विकसित हुई, वो इसी आधार पर विकसित हुई और यहीं से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। आगे वाले अध्याय में इसकी चर्चा की जाएगी। और ये हमारा एक मौजूदा समय में जो उपग्रहों से प्राप्त चित्र होते हैं, ये हमारे सौर परिवार की स्थिति है, हमारे ग्रह की स्थिति है, कौन ग्रह किस जगह पे है। ये कोने में हमारा सूर्य है और ये सब ग्रह हैं। सबसे करीब का ग्रह ये हमारा बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी ग्रह है और ये हमारा मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, अंत में कुबेर पड़ते हैं। अब इधर देखिए जो खोज हो रही है सब, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। 2018 में उसकी दूरी देखिए आप इतनी ही थी और बता रहे हैं, जैसा लोग कल्पना कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक जैसा शोध कर रहे हैं कि 2028 में पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बढ़ जाएगी। प्रभाव क्या पड़ेगा? आप इधर देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन कितना तेजी से हो रहा है। अब उस जलवायु परिवर्तन का कारण लोग मानते हैं कि वो इन्वायरमेंटल कारण हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग यहाँ प्रदूषण के नाते हो रही है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग इससे भी हो रही है कि सारे ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह अपनी अपनी परिक्रमा पथ और अपने अपने स्थान बदल रहे हैं। सब एक दूसरे से दूर करीब होते जा रहे हैं। अगर दूर करीब न होते तो आप उस समय के बाद सोचिए जब हमारे वैज्ञानिकों ने बताया था कि कैसे सौर परिवार की उत्पत्ति हुई। एक बड़ा ग्रह था, उसके करीब ही तो दूसरा ग्रह है जिसने उसके अंदर ज्वार उत्पन्न कर दिया। तो अगर ये बातें सत्य थी और वहां से सौर परिवार की उत्पत्ति हुई, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे ग्रह, हमारे उपग्रह भी अपना स्थान धीरे धीरे क्रमशः बदल रहे हैं। आने वाले दिनों में पृथ्वी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अब हम संक्षेप में आना चाहते हैं हमारा सौर परिवार क्या है। अब हमारा सौर परिवार, अगर ये हम सूर्य मानते हैं तो हमारे सौर परिवार में बुध ग्रह है, हमारे सौर परिवार का शुक्र ग्रह है, इसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है और 9 अगस्त कुबेर पड़ता है, जिसको 24 अगस्त 2006 में 9वें ग्रह को प्लूटो जो यम कहा जाता था, इसे 52वें ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है क्योंकि यह आकार प्रकार से थोड़ा छोटा पड़ता था। अब सूर्य और उसके चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये सारे ग्रह और उपग्रह टिके हुए हैं और इन्हीं को मिला के हम सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। अब सूर्य की स्थिति है, सूर्य ये सौर मंडल का मुखिया है क्योंकि सूर्य से ही सारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। अब सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा देखें आप 71% है, हीलियम की मात्रा आप देखें 26.5% है। ऐसे अन्य ग्रहों की भी, अन्य गैसों की भी प्रधानता इसमें है। सूर्य का व्यास प्रायः पढ़ते हैं, यद्यपि किसी ने अभी तक नापा नहीं है, लेकिन फिर भी जो उपकरणों के माध्यम से उसका व्यास जाना जाता है वो है हमारा, ये व्यास उसका है 3,92,200 किलोमीटर व्यास माना जाता है। और प्रकाश वर्ष के हिसाब से, प्रकाश की किरणों के हिसाब से वो उसकी चाल होती है जिससे न तो चलता है, जहाँ से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पे आती हैं। ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता रहता है। सूरज जो है वो अपनी दूरी पे पूर्व से पश्चिम घूमता रहता है, लेकिन भाई साहब ये घूमता हुआ भी अपना परिक्रमा भी करता है, यानी कि बिना किसी निश्चित दिशा, निश्चित गति से ये अंतरिक्ष में तैरता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं है, ये हमेशा घूमा करता है। ये स्थिति इसकी रही हमारे सूर्य की। अब जो ग्रहों से इसका संबंध है, माना जाता है
वैज्ञानिकों ने कहा क्योंकि मानव मस्तिष्क कभी विश्राम तो लेता नहीं है। सूर्य की आयु लगभग 5 अरब वर्ष लोग मांग रहे हैं कि इसकी आयु 5 अरब वर्ष के आसपास होगी। लेकिन क्या होगा, आप आए दिन देख रहे हैं, खोज हो रही है, नए ग्रह हो रहे हैं, उल्कापात हो रहे हैं, टूट रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो स्थिति कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोग एक आकलन करते हैं। अब जो हमारे ये 9 ग्रह हैं वो किस क्रम में बढ़ते हुए, जहां से सूर्य से जिसकी दूरी जिस क्रम में बढ़ रही है उस क्रम में कैसे हैं। सूर्य से पहले हमारा बुध ग्रह आता है, इसके बाद सूर्य ग्रह आता है, इसके बाद पृथ्वी है, चौथे पे मंगल है, पांचवें पे बृहस्पति है और छठे स्थान पे शनि है, सतवें पे अरुण है, आठवें पे वरुण है और 9वें स्थान पे कुबेर को माना जाता है। आकार की दृष्टि से अगर हम देखें तो आकार की दृष्टि से ब्रह्मांड में यानी सौर परिवार में, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, इसके बाद शनि है, इसके बाद अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, इसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है और सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध पड़ता है। ये तो है उनके आकार के हिसाब से उनकी संरचना। अब देखिए तमाम ग्रहों के उपनाम भी रखे गए हैं। अब उन उपनाम जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पे जल की उपस्थिति है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की बहन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है, मंगल है, शनि है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शनि को काला ग्रह कहा जाता है, वरुण जो है वो हरा ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह से ग्रहों के बारे में भी अलग अलग जिन रंगों की प्रधानता है, जिनका वहां गुण की प्रधानता, उसी आधार पर उसके उपनाम रख दिए गए हैं। अब जो हमारे ये ग्रह हैं, अभी मैंने इनकी बात बताई आपसे, इनकी संख्या 8 है अभी। अब इन 8 में हमारा एक जो वरुण ग्रह वो कुबेर ग्रह थे, इनको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। आगे फिर शोध हो रहे हैं, शोध में क्या होता है कौन जाने। अब थोड़ा सा ग्रहों पे आपसे चर्चा करते हैं। जैसे बुध ग्रह है, ये आकार, बुध ग्रह है हमारा, ये आकार में सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे निकट है, ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। इसके बाद आप देखें तो शुक्र को देख लीजिए, ये सबसे चमकीला ग्रह है, आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, थोड़ा बहुत अंतर है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उदय होता है। इसके बाद आप देखें तो तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी आकार में सौर परिवार के 5वें स्थान पे आती है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, इसमें जल की प्राप्ति होती है, इस पे जीवों की उत्पत्ति हुई है और पृथ्वी अगर न होती तो ये सारी चर्चाएं न हो पाती। हम लोग भी पृथ्वी की कृपा से ही हैं। अब इसका एक उपग्रह है, मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी के पास केवल एक वो है चंद्रमा। पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है और पृथ्वी जो है ये इसके झुकने के प्रभाव से होता है, इसमें ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। जो अक्ष पे पृथ्वी झुकी है उसके कारण ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति है, पृथ्वी घूमती रहती है और इस घूर्णन गति के नाते इसमें दिन और रात होते हैं, यानी अपनी दूरी पे घूमती रहती है और उस घूमने से जो इसमें झुकाव है उसके नाते तो ऋतु परिवर्तन होते हैं और दिन और रात होते हैं जो अपनी दूरी पे पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है। बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में से 11 वर्ष 315 दिन लग जाते हैं। आप सोचे कितना बड़ा ग्रह है और इसके 67 उपग्रह हैं। पृथ्वी के पास तो एक है लेकिन बृहस्पति के पास 67 उपग्रह हैं। शनि है, शनि यह काले रंग का ग्रह है, इसके चारों ओर एक वलय है, वलय माने रिंग है, जिनकी लगभग 7 संख्या है और इसके पास उपग्रहों की संख्या भी 62 उपग्रह है। इसके बाद हमारा अरुण ग्रह है, ये लेटा हुआ ग्रह इसे कहते हैं, इसमें 27 उपग्रहों की संख्या है। मंगल ग्रह है, आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि मंगल पे जाने की योजनाएं बन रही हैं। मंगल पे आदमी जीवन तलाश रहा है और संभव है कि शीघ्र ही उस पे जीवन की उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि पानी की संभावना बढ़ गई है, कुछ ऑक्सीजन की भी संभावना बढ़ गई है और मंगल के पास भी 2 उपग्रह हैं। वरुण है, ये हरे रंग का ग्रह है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे, कुबेर के बाद इसी की दूरी है
काफी समय में चक्कर लगाता है। ये हमारे 9 ग्रहों की स्थिति है भाई साहब। इसके बाद हमारे सौर परिवार में धूमकेतु पाए जाते हैं। चंद्रमा है। चंद्रमा जैसे देखिए हमारे पृथ्वी पे मुख्य रूप से जो धर्मों का अनुपालन होता है, जैसे हमारे व्रत हैं, त्योहार है, ये सारी चीजें हैं। तो जो क्षेत्र आते हैं, जैसे भारत है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, हमारे यहाँ ये जो तिथियां होती है सूर्योदय से मानी जाती है। लेकिन जो उष्णकटिबंध के क्षेत्र हैं वहां चंद्रमा से ही लोग मानते हैं, क्योंकि थोड़ी शीतलता चंद्रमा से मिल जाती है। हमारा ये कहने का केवल एक आशय है कि चंद्रमा पृथ्वी पे रहने वाले लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपग्रह है और यहाँ हमारे आदमियों के जीवन में तमाम तरह का परिवर्तन, तमाम तरह की जो आशा निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं, उसमें चंद्रमा का बड़ा योगदान होता है। ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन 8 घंटे लगाता है। और पृथ्वी चक्कर लगाते समय आप देखते हैं कभी कभी ग्रहण भी लग जाता है, वो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा की स्थिति आ जाती है। और चंद्रमा की कलाएं होती हैं। चंद्रमा हमेशा घटते बढ़ते आकार में होता है, इसीलिए 2 तरह के पक्ष निर्धारित किए गए, एक शुक्ल पक्ष है, दूसरा कृष्ण पक्ष है। और ग्रहण जो लगते हैं, ग्रहण की स्थिति आप जानते हैं, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या को रहता है और अधिकतम इसकी अवधि जो अभी तक मापी गई है वो 7 मिनट 40 सेकेंड होता है। और चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। पूर्णिमा की रात को ऐसी स्थिति होती है, अधिकतम वर्ष में 3 बार चंद्र ग्रहण लगता है। अब इस तरह से ज्वार भाटा वगैरह आते हैं, ये चीजें, इन चर्चाओं को बाद में किया जाएगा। आज मैं केवल इतनी सी चर्चा आपसे करना चाह रहा था कि जो हमारा सौर परिवार है, जहाँ से मनुष्य की सारी गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, आखिर उसमें कौन से ग्रह हैं, कौन से उपग्रह हैं, और इनकी खोज बराबर हो रही है। नए नए ग्रहों, नए नए नक्षत्रों के बारे में आज भी लोगों का रिसर्च चल रहा है। भविष्य में तमाम चीजें आएंगी। मौजूदा हालत में 13 ग्रहों की खोज हो गई है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक संगठन अभी से विचार कर रहे हैं कि किसको ग्रह की श्रेणी में रखा जाए, किसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाए। अगले मुलाकात के दौरान हम आपसे इस पे चर्चा करेंगे कि सौर परिवार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जहाँ से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। धन्यवाद।